नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, बंगाल के शासक। अगर आपने वीडियो को ओपन कर दिया है तो वीडियो को देख लीजिए पूरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे से मैंने सेट किया है चीज़ों को बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल के शासक। देखिए, बंगाल जो क्षेत्र था वो पहले मुग़ल शासक के अधीन था। जो मुग़ल साम्राज्य था उसके अधीन बंगाल का क्षेत्र था। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब एक शासक बनता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के समय में क्या होता है कि दो व्यक्ति को नियुक्ति मिलती है। मतलब किसको किसको मिलती है? नियुक्ति, मुक्ति नहीं, नियुक्ति मिलती है। एक तो है हमारा मुर्शिद कुली खां, एक है अजीम खां। तो दीवान जो है, दीवान के पद पर मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया जाता है और सूबेदार को नियुक्त किया जाता है अजीम खां। ठीक है, यानी सूबेदार अजीम खां को नियुक्त किया जाता है। अब देखो क्या था कि जब तक औरंगजेब रहा तब तक उसका डर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, फिर फर्रुखसियर आया, उसके बाद क्या था कि अंग्रेज भी काफ़ी सारे आ गए थे। तो कुछ अब शासक जो है परेशान भी रहते थे कि किसी तरीके से उनका काम चले, उनका रुतबा बना रहे, पैसे वैसे मिलते रहें और ठीक है अपना जो करना है करें। ठीक है, ऐसा होता है कि जब कोई शासक होते हैं बहुत ही कट्टर या बहुत ही क्रूर शासक होते हैं, तो जो उनके द्वारा जो जिसको नियुक्ति दी जाती है किसी क्षेत्र में सूबेदार हैं या दीवान हैं, तो वो डरते हैं। लेकिन अगर जहाँ भी कोई शासक ऐसा आया जो ढीला ढाला है, जो इतना मतलब प्रतापी नहीं है, तो वो क्या करते थे, जहाँ भी अगर कोई तेज है सूबेदार या दीवान, तो वो अपने ही क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर लेता था कि भैया हम राजा हैं। क्योंकि देखो वो कमजोरी जानता है शासक की कि अगर युद्ध वगैरह कराएगा तो कैसे जीतेंगे, हम उसका भी क्षेत्र ले लेंगे। तो क्या होता है कि जब ऐसा अगर होता है कि राजा भी जानता है कि ये हमसे योग्य है और सूबेदार था या दीवान था और अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है, तो जो पहले का जो राजा था वो उससे युद्ध भी नहीं करता था। ठीक है, यहाँ पर ऐसी बात होती है। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है? शुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम, इतने शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब 1717 में मुर्शिद कुली खां को क्या बनाया गया था? दीवान बनाया गया था। ठीक है, अभी क्या है, ये दीवान है, फिर धीमे धीमे क्या करेगा, अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा। ये जानते हो क्या कहता था? ये चाहता था कि हम एक स्वतंत्र शासक के रूप में काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं अधीन था। अधीन इसलिए था क्योंकि मुग़ल शासक जो था फर्रुखसियर, उसको ये नजराना या राजस्व भेजता रहता था। अब इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि ये सिर्फ नाम का स्वतंत्र था। ये चाहता था कि हमको खाली स्वतंत्र का धब्बा दे, मतलब एक नाम दे दो, एक ये दे दो कि हमें स्वतंत्र हैं, बाकी स्वतंत्र था नहीं। अगर स्वतंत्र अगर होता तो वो नजराना या राजस्व क्यों भेजता? ठीक है, ये डील इनकी हो गई कि हमें इतना नजराना देते रहो। यानी जो हमारा फर्रुखसियर है मुग़ल शासक, ये इसने कहा होगा कि मुर्शिद कुली खां तुम स्वतंत्र ठीक है हो जाओ, लेकिन हमको वार्षिक रूप में इतना पैसा या इतना कर या इतना नजराना या इतना राजस्व बेचते रहना। ठीक है, तो ये मुर्शिद कुली खां जो है पहले शासक बनते हैं बंगाल के 1717 से 1726 तक। ठीक है, मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक बन जाता है, पर शासक को राजस्व भेजता रहता है। देखो वही बात है। ठीक है, फर्रुखसियर ने इसी समय अंग्रेजी फरमान जारी किया। देखो ऐसा होता है, अंग्रेज के साथ फर्रुखसियर ने कुछ संधि की थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 फरमान जारी करता है फर्रुखसियर। वो 3 फरमान ये थे कि अगर 3000 रुपये वार्षिक कर दे दे अंग्रेज फर्रुखसियर को, तो बंगाल में वो मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 था। नंबर 2 में क्या था कि अगर 10,000 वार्षिक कर दे दें तो गुजरात के क्षेत्र में, सूरत के क्षेत्र में मुक्त व्यापार कर सकते हैं अंग्रेज लोग। ठीक है, वरना टैक्स देते। देखिए, किसी भी राज्य, किसी भी साम्राज्य का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है आय का? वो होता है टैक्स। ठीक है, तो वही अगर टैक्स के रूप में अगर एकदम से पैसा किसी को मिल जाए कि ठीक है भैया हमें कम से कम इतना दे दो, बाकी तुम प्रॉफिट और लॉस हो तो तुमसे मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमसे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 3000 रुपये वार्षिक दे दो हमें बंगाल से, बंगाल के क्षेत्र से हमें 3000 रुपये अंग्रेज दे देंगे वार्षिक कर में, तो हम वहाँ पर मुक्त व्यापार करने देंगे। अब चाहे ये 3000 से उनको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, ये हम इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, फिर एक और संधि हुई थी, एक और फरमान जारी हुआ था कि जो अंग्रेज ने जो बम्बई में अपने सिक्के जारी किए हैं, जो बम्बई में सिक्के चल रहे हैं, वो बंगाल में भी सिक्के जारी मतलब चलेंगे वो। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि जो बंगाल के क्षेत्र के लिए जो 3000 रुपये वार्षिक करके हिसाब से मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी, तो उसमें क्या था कि 3000 रुपये के बदले उनको एक पास या दस्तक जारी किया गया था। मतलब अगर कोई अंग्रेज बंगाल के अंदर व्यापार करते हैं तो उनको जो मुग़ल सेना है या जो उसकी मुर्शिद कुली खां की जो सेना के जो अधिकारी हैं, उनको एक अपना वो दिखाए दस्तक और उनको मुक्त व्यापार करने दे। ठीक है, अब यहाँ पर खाली नाम का था ये स्वतंत्र, लेकिन अब देखो फरमान जारी किसने किया है? ये जारी किया है फर्रुखसियर ने। ठीक है, अब क्या था कि यहाँ पर हो गया था बहुत ज़्यादा करप्शन भी इसलिए हो गया था क्योंकि दस्तक था सबके पास।
अंग्रेज़ों के पास दस्तक था, अगर व्यापार करने आते दस्तक दिखाते उनको जाने दिया जाता। लेकिन अब लोकल की जो व्यापारी थे उनके लिए ये चीज़ नहीं थी, उनको तो टैक्स देना ही पड़ता। तो हुआ क्या, जैसे मान लो कि लोकल व्यापारी के लिए 200 रुपये टैक्स था, ठीक, और बाकी अंग्रेज के लिए तो फ्री हो गया, क्योंकि उन्होंने तो क्या किया, संधि कर ली है, फरमान जारी हो गया था। तो मान लो कि लोकल के लिए 200 रुपये टैक्स था, ठीक है। तो क्या करते थे कि ये अंग्रेज से मिल जाते थे, तो अंग्रेज अपना पास इनको दे देते थे। अब ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी व्यापार करेंगे, भाई हो सकता है कि अंग्रेजों के अंतर्गत कुछ लोगों ने नौकरी पर रखा हो भारतीयों को, तो वो भी व्यापार करते होंगे, भैया जाओ सामान पहुँचाओ जाके, ठीक है। तो ये उनका पास लेके जाते थे और दिखाते थे, और तो अपना बढ़िया व्यापार करते थे। डील ये होती होगी उनकी कि अगर तुम 200 रुपये वहाँ दोगे, हम आपको पास देते हैं, आप हमको 100 रुपये दे दीजिए। दोनों का भला हो गया, उसका भी भला हो गया और उसका भी भला हो गया। तो होने लगा करप्शन। अब यहाँ पर आप बात समझो, इससे जो फर्रुखसियर था उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इससे किसको फ़र्क पड़ रहा था, बंगाल के नवाब को, क्योंकि बंगाल के नवाब को ही वहाँ की व्यवस्था को देखना था, क्योंकि फर्रुखसियर से जो डील हुई थी जितना पैसा लेने की वो उसको देना ही था। अब चाहे नुकसान हो, चाहे नफ़ा हो, चाहे मुनाफा हो, ये मतलब कोई नुकसान नफ़ा कोई मतलब नहीं था फर्रुखसियर को। तो इससे कष्ट किसको हो रहा था, बंगाल के नवाब को हो रहा था। अब प्लासी का युद्ध हो चाहे बक्सर का, वो सारा का सारा किसका श्रेय होता है, एक दस्तक का ही सबसे बड़ा रोल है कि दस्तक को ही ख़त्म करने का ही एक कारण था जो प्लासी का युद्ध वगैरह या फिर सब कुछ हुआ था। कहीं ना कहीं लिंक दस्तक का ही था। इससे ही नवाब परेशान थे, क्योंकि ये बहुत बड़े घाटे में चल रहे थे इस चीज़ को लेकर कि क्योंकि जानते थे अंग्रेज लोग, क्योंकि बंगाल के नवाब भी जानता था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जब दस्तक किसी पास है तो वो क्या कर सकता था। और किसने फरमान जारी किया, फर्रुखसियर ने जारी किया था, ठीक है। मुर्शीद कुली खान ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जैसे कि देखो छोटे ज़मींदारों की जो भूमि थी, छोटे ज़मींदार जो थे उनकी भूमि थी, उनको सरकारी बनाया, इससे जो कर व्यवस्था थी वो अच्छी हुई। लेकिन जो बड़े व्यापारी थे उनसे कुछ नहीं बात की इस मामले में, क्योंकि वो लोग बड़े व्यापारी थे, वो बंगाल के नवाब का साथ देते थे। जैसे कभी भी कुछ भी समस्या हुई पैसे को लेकर या फिर सैनिकों को कोई समस्या है तो वो लोग मिलके चला लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किसानों के लिए तकावी ऋण जारी किया, तकावी मतलब जिसपे ब्याज ना पड़े, वो जारी किया था। कर व्यवस्था को बेहतर बनाया और राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी थी किसने, मुर्शीद कुली खान ने, ठीक है। ये हुआ था। और इन सभी अगर देखो ये सब काम किया इन्होंने, ये सब काम किया, इससे क्या हुआ कि बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हुई, ठीक है। देखो इसके बाद क्या होता है कि सुजाउद्दीन आते हैं, एक सुजाउद्दीन वो शासक बनते हैं और 1739 तक रहते हैं, और बाकी इनका कोई विशेष योगदान नहीं रहता, इसलिए इनको यहीं पे छोड़ देते हैं। सरफराज आते हैं 1739 से 1741 तक। देखो ये भी मुगलों को राजस्व भेजता है स्वतंत्र, लेकिन मुगलों को राजस्व भेज रहे हैं, ठीक है। इसी के समय बिहार का एक नायाब सूबेदार होता है जिसका नाम था अली वर्दी खां, ठीक है। और इसी के साथ 1741 में एक युद्ध होता है जिसका नाम था गिरिया नाम का युद्ध, और इसी युद्ध में अली वर्दी खां की जीत होती है। फिर अगला शासक बनता है अली वर्दी खां। अब देखो अली वर्दी खां जब आता है तो ये शुरुआत में तो मुगल शासक को अपना राजस्व भेजता है, धीमे 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 ये बंद कर देता है, ये प्रथा बंद कर देता है। अब जब ये बंद करता है तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक कौन था, अली वर्दी खां ही था, ठीक है। इसने एक बात कही ये कि अंग्रेजों को छेड़ोगे, अगर अंग्रेजों को अगर तुम नहीं छेड़ते हो, ठीक है, अगर सहलाओगे तो वो मधुमक्खी के शहद की तरह काम करेंगे, अगर तुम छेड़ोगे तो वो काट लेंगे। तो ये क्या करता था कि अंग्रेजों से कुछ इसने कहा नहीं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अंग्रेज इसको फ़ायदा भी पहुंचा रहे थे। अगर उसको छेड़ते तो जीत तो पाता नहीं, जानता था जीत नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान मिलेगा। तो अली वर्दी खां ने क्या किया, एक काम किया था। देखो चंद्रनगर एक इलाका था बंगाल में, वहाँ पर फ्रांसीसी अपनी कोठी बना रहे थे और मतलब किलेबंदी कर रहे थे, और एक फोर्ट विलियम स्थान था, वहाँ पर अंग्रेज अपनी कोठी बना रहे थे। तो अली वर्दी खां ने इन दोनों को मना किया था कि देखो भैया ये मत करो यार, देखो मतलब कोठी वोठी ना बनाओ, किलेबंदी मत करो, वहाँ पर इसकी इजाज़त नहीं दी थी। तो क्या हुआ कि फ्रांसीसी तो मान गए थे, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, अंग्रेज जिद्दी थे, वो अपनी किलेबंदी कर रहे थे, ठीक है। और यह बंगाल का पहला नवाब था जिसने मुगल को राजस्व देना बंद किया था। अब देखो अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, इसकी 3 पुत्रियाँ थीं, ठीक है। इसमें से एक पुत्री, इसका विवाह पटना में हुआ था। तो पटना के जो विवाह हुआ था वहाँ पर एक पुत्री से इसका लड़का था, मतलब नाती था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो ये अपना उत्तराधिकारी जो है सिराजुद्दौला को बनाता है। अब इसकी एक मौसी भी थी, मतलब इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम भी काफ़ी जो है षड्यंत्र रचती है अपने पुत्र को बिठाने के लिए, यानी सिराजुद्दौला को हटाने के लिए, ठीक है। देखो
नेक्स्ट शासक कौन सा आता है, क्या नाम है उसका? ये देखो नेक्स्ट कौन है, सिराजुद्दौला। 1756 से 1757 तक ये जब आता है, इसने भाई दस्तक का किया विरोध। अब दस्तक का विरोध किया, अब ये खटकने लगा अंग्रेजों के दिमाग में कि देखो पहली बार अलीवर्दी ने क्या किया, अलीवर्दी ने जब राजस्व देना बंद कर दिया होगा तब इसका मतलब अब दस्तक पे लोगों की निगाह गई होगी कि अब दस्तक को भी हटाएंगे। क्योंकि अब क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब बंगाल के शासक पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं, अब वो फरमान वगैरह नहीं मानेंगे। इसलिए अब सिराजुद्दौला आ जाता है, अब ये दस्तक का विरोध करता है। क्योंकि मैंने बताया दस्तक का विरोध क्यों करता था, क्योंकि दस्तक में था बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, इसलिए। ठीक है, इसके समय में दो शक्तियाँ थी, एक फ्रांसीसी, दूसरी कौन सी थी, अंग्रेज थी। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर 15 जून 1756 को अटैक किया था। वजह क्या थी, देखो अलीवर्दी खान ने मना किया था तो फ्रांसीसी चुपचाप थे। चंद्रनगर में फ्रांसीसियों ने अपनी किलेबंदी बंद कर दी थी और चुपचाप कहीं चले गए थे। ठीक है, और लेकिन अंग्रेज फोर्ट विलियम पर किलेबंदी जारी कर रखे थे और सिराजुद्दौला ने मना भी किया था, माने नहीं, इसलिए ये अटैक किया इसने। 15 जून 1756 को इसने अटैक किया वहाँ पर। और इसने क्या किया, अंग्रेजों ने हारने के बाद क्या, अंग्रेज हार गए थे, ठीक है, वहाँ पर मतलब अटैक किया तो कुछ छुटपुट में लड़ाई वड़ाई भी हुई। ठीक है, बाद में अंग्रेज हार गए, वहाँ से भाग के चले गए फुल्टा द्वीप, फुल्टा द्वीप में शरण ले ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्लैक होल घटना क्या थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। अच्छा, यहाँ पर देखो हुआ क्या था, यहाँ पर यह होता कि अंग्रेज वहाँ पर जब वहाँ पे गया सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि वहाँ पर एक कमरा था छोटा सा, तो जो अंग्रेज लोग वहाँ पे काम कर रहे थे तो 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था इसने, जिसमें 143 अंग्रेज मर गए थे, 3 ही अंग्रेज बचे थे, जिसमें लोग बहुत लोग बताते हैं कि इसमें जो है एक अंग्रेज ये भी था रॉबर्ट क्लाइव, ऐसा बताते हैं लोग। तो उसने बदला लेने के लिए ठान ली थी कि अब हम इससे बदला लेंगे। ठीक है, तो यही होती है ब्लैक होल की घटना। ये देखो इस घटना के बारे में किसने वर्णन किया है, तो इनका नाम है जॉन हॉलवेल। किसके बारे में, ब्लैक होल घटना के बारे में जॉन हॉलवेल ने इसका वर्णन किया है। और 20 जून 1556 को, ठीक है, यानी 20 जून 1556 को छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, जिसमें 23 को छोड़कर 123 व्यक्ति मर गए थे। और ऐसा बताते हैं कि 3 व्यक्तियों में से एक रॉबर्ट क्लाइव भी था जो बच गया था और उसने ठान ली थी बदला लेने के लिए, ऐसा बताते हैं लोग। ठीक है, और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का अधिकारी किसको बनाया, मानेकचंद। ठीक है, और फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई। ये अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी संधि। और देखो जब कभी युद्ध वगैरह होता है संधि वगैरह भी होती है। अब यहाँ पर क्या, देखो जब संधि होती है ना तो संधि में दोनों लोग खुश नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि दोनों में कुछ चाहिए और था लेकिन कम ही मिलता है। जैसे कि बंगाल के साथ संधि हुई अंग्रेजों की, तो अंग्रेज चाहते थे बहुत ही बड़े स्तर पर व्यापार और अपना वर्चस्व बनाना, लेकिन जो नवाब था, नवाब ने संधि करी तो नवाब को भी कुछ हाथ समेटने पड़े और कुछ हाथ अपने समेटने पड़े अंग्रेजों को भी, तो इससे कोई भी खुश नहीं था। ठीक है, और ऊपर से जो ब्लैक होल की घटना हुई थी उसकी खुन्नस भी थी अंग्रेजों में। ठीक है, अब ये थी अलीनगर। देखो अलीनगर संधि क्या है, ये एक कोलकाता का ही नाम था, पहले कलकत्ता का ही एक शहर था अलीनगर, वहीं पर इसका नाम था अलीनगर। ठीक है, अब देखो प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी। देखो प्लासी का जो युद्ध था ये कैसे बन रहा था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, और वो क्या कर रहा था कि अंदर षड्यंत्र रच रहा था। देखो नवाब के जो बंगाल का जो नवाब था उसकी शक्तियों के कुछ केंद्र थे, जैसे कि वहाँ के व्यापारी, ठीक है, वहाँ के व्यापारी हैं, या फिर जो सेना है, या फिर जो पारिवारिक सदस्य है वो उनके साथ हैं कि नहीं है। तो ये बात वहाँ पे अंग्रेज लोग जान चुके थे कि सिराजुद्दौला में कुछ जो है पारिवारिक फूट है। घसीटी बेगम का बहुत बड़ा इसमें हाथ था। ठीक है, और इसका एक सेनापति था मीर जाफर। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचा इनके परिवार वालों के साथ में और जो सेनापति था उसके साथ में। अब यहाँ पर क्या होता था कि ये जो युद्ध हुआ था ये अलीनगर की संधि जो थी उसका उल्लंघन हुआ था। उल्लंघन ये हुआ था कि जिसे संधि जब है मान लिया कोई, ठीक है, तो संधि अगर है तो कुछ नियम ये होते हैं कि भैया हमारे इलाके में नहीं आओगे। तो चंद्रनगर पर अंग्रेजों ने कुछ जो है हमला कर दिया, तो वहीं पर उल्लंघन हो गया, वहीं पर क्या हो गया, उल्लंघन हो गया अलीनगर संधि का। उसके बाद ये युद्ध होता है हमारा प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध में क्या होता है कि ये प्लासी है कहाँ, नदिया जिले में, बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित है ये प्लासी। ठीक है, अब यहाँ पर युद्ध जो हो रहा है वो एक सेना जो अंग्रेजों का सेनापति है वो है रॉबर्ट क्लाइव, और एक तरफ कौन है, नवाब सिराजुद्दौला। अब जानते हो ये युद्ध इतना मतलब निर्णायक युद्ध था,
इसे समझ लो कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो और पाकिस्तान, सब जानते हैं कि पाकिस्तान का हाल क्या होगा, लेकिन अगर कुछ जो मेन है जो गद्दारी कर दे तो वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे घसीटी बेगम जो उनकी मौसी थी, उन्होंने भी काफ़ी षड्यंत्र रचा। मीर जाफ़र सेनापति, उसको अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया। राय दुर्लभ करके व्यक्ति था, उसको भी अपनी तरफ मिलाया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि अंदर ही अंदर ये खोखला हो चुका था, जबकि युद्ध में कुछ था नहीं जीतने के लिए। ये युद्ध सिराजुद्दौला हर हाल में जीतता, लेकिन जब अंदर ही अंदर लोगों ने गद्दारी कर दी तब इसको हार का सामना ही करना पड़ा। तो ये डेट याद रखेंगे प्लासी के युद्ध की, 23 जून 1757 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही कर रहे थे। कौन थे 3 राजद्रोही? मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ। ये 3 राजद्रोही मतलब सेना का नेतृत्व कर रहे, तीनों गद्दार। अब सोचो, तीनों गद्दार कर रहे थे, लेकिन इनके वफादार भी थे। नवाब के वफादार सेनापति कौन थे? ये 2 लोग थे, एक का नाम था मीरमदान, एक का नाम था मोहनलाल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये 2 वफादार सेनापति थे इनके, ठीक है। इसलिए ये युद्ध हार जाते हैं। प्लासी के युद्ध के दौरान जो क्या हुआ कि इसमें अगर पूछे कि मुगल शासक तब कौन था, तब मुगल शासक था आलमगीर द्वितीय। ये मुगल शासक थे प्लासी युद्ध के दौरान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या डील हुई थी कि मीर जाफर से कहा गया था कि भैया तुम साथ दो हमारा, हम तुम्हें बनाएंगे बंगाल का नवाब। अब भैया किसी को बंगाल का नवाब बनने जा रहा है तो वो लालच में आ गया, ठीक है। फिर वही हुई जो डील हुआ था, अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। और अभी क्या है कि सिराजुद्दौला जो है वो मरा नहीं है, उसको मारा गया है। जो मीर जाफर का पुत्र है उसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, ठीक है। अब आते हैं मीर जाफर आते हैं 1757 से 1760, ठीक है। देखो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक प्रकार का ये कठपुतली शासक था, ठीक है। मतलब अंग्रेजों की ही इशारों पे चलता था, खाली नाम का शासक था। बहुत तंग हो गया था ये, ठीक है, बहुत तंग हो गया था। और मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी, मैंने बताया भी ऊपर पॉइंट। और मीर जाफर की मृत्यु कब हुई है? 1765 में इसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। अब देखिए मीर कासिम 1760 से 1763 मीर कासिम आते हैं। ये कौन था? ये मीर जाफर का दामाद था। ये मीर जाफर का दामाद था और इसने अंग्रेजों को लालच दिया था कि भैया देखो हमको बनाओ, हम भैया जो है मीर जाफर से अच्छी गुलामी करेंगे आपकी, हमको बनाओ शासक। मीर जाफर जो भी कुछ आपसे परेशानी में परेशान कर रहे थे वो भी हम नहीं करेंगे, हमको बनाओ, जो कहोगे वो हम करेंगे। इसको इतना लालच दिया तो अंग्रेजों ने जो है इसको अपने लालच में इसको बंगाल का शासक बना दिया, ठीक है। अब वो अंग्रेज क्या हो गए थे? वो किंग मेकर हो गए थे अंग्रेज, ठीक है। और इसने अपनी नीति द्वारा अंग्रेज को चुनौती। अब यहाँ पर क्या है, ये चालाक था मीर कासिम, ठीक है। इसने लालच दिया बाद में, लेकिन अपनी जो इसकी नीतियाँ थी अंदर ही अंदर जो अंग्रेजों को चुनौतियाँ दे रहा था, ये परेशान कर रहा था अंग्रेजों को अंदर ही अंदर, ये अंग्रेजों को अंदर अंदर जो है परेशान कर रहा था, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ बनाई? मुंगेर बनाई थी, मुंगेर, ठीक है। देखो और भारतीय व्यापारियों से इसने क्या किया कि भारतीय जो व्यापारी थे ना उनको कर में बहुत रियायत दी थी, ठीक है। उनको कर में बहुत रियायत दी थी। देखो ये 1763 में एक पटना कांड था, 1763 में, क्योंकि 1764 में अब क्या होने वाला है? एक बक्सर का युद्ध होने वाला, आपको याद होगा। देखो इसमें क्या था कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था एलिस, ये पटना पर आक्रमण करता है, लेकिन एलिस जो है एलिस को मार दिया जाता है। ये जब 1763 की पटना जो घटना है इसमें क्या होता है कि एक पटना का अधिकारी होता है, ठीक है, इसका नाम था एलिस, और वो पटना पर ही आक्रमण करता है। तो पटना में इसकी मृत्यु, एक हत्या हो जाती है एलिस की, ठीक है। जिससे इस घटना से जो अंग्रेज होते थे ना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मीर कासिम का हाथ होता है, तब यहाँ पर अंग्रेज की पूरी आँखें मतलब विश्वास हो जाता है कि ये जो मीर कासिम ये हमारा आदमी नहीं है, ये झूठ बोल के शासक बना है। तो मीर कासिम से बहुत नाराज़ हो जाते हैं ये लोग। अब जानते हो क्या करते हैं? और 1763 में मीर कासिम की जगह मीर जाफर को फिर से, जो इसका जो वो था ना ससुर, फिर मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है और 1765 तक रहता है। और इस समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। और अवध के नवाब कौन थे? शुजा-उद-दौला। अब मीर कासिम थोड़ा होशियार था, वो सोचता था कि बंगाल का शासक जो है वो अच्छे से चले, वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेज जान जाते हैं इसकी चाल, क्योंकि यहाँ पर एलिस को मार दिया जाता है। तो क्या करते हैं, जो मीर कासिम जो है भाग के जाता है, ये बिहार के क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में आता है और लखनऊ वगैरह में घूमता है। तो वहाँ पर एक बात करता है कि कुछ लोगों से मिलता है। कुछ किससे मिलता है? मुगल शासक एक है जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय,
और जो अवध का शासक है शुजा-उद-दौला उससे मुलाकात करता है, कहता है कि देखो ऐसा है, हम 3 लोग जुटते हैं और अंग्रेज़ों का सामना करते हैं और अंग्रेज़ों को यहाँ से भारत से हमेशा के लिए जो भी कोने कोने में अंग्रेज़ बसे हुए हैं सबको हटाओ और अपना शासक हम लोग खुद चलाएँगे। ठीक है, तो ये सब डील होती है। तो डील होती है तो उसके बाद क्या होता है कि अब बक्सर का युद्ध होने वाला है 23 अक्टूबर 1764 को, क्योंकि देखो मीर कासिम चालाक है। जब मीर कासिम अंग्रेज़ों को बेवकूफ़ बना के शासक बन सकता है तो अब सोचो किस हिसाब से शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला से बात की होगी, और ये इसके पक्ष में भी आ गए थे। तो अब बताओ अंग्रेज़ों से ये जो है लड़ाई लेने जा रहे थे तीनों लोग, और इसकी जो भरपाई है बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, अंग्रेज़ों को मतलब अंग्रेज़ों को मतलब क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है मुग़ल शासक को। ठीक है, बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं इसका साथ देने के लिए। तो 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। एक तरफ कौन होता है? एक तरफ होता है अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा होता है वो होता है हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ 3 गुट होते हैं। कौन से? मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और एक हमारा कौन सा, शाह आलम द्वितीय। ये 3 लोग एक तरफ होते हैं, लेकिन तब भी हार जाते हैं, क्योंकि क्या है कि इनके पास कोई अच्छी रणनीति नहीं थी और ये लोग तैयार बैठे थे कि युद्ध होने वाला है। अंग्रेज वैसे भी चालाक थे, चालाक ना होते तो इतने साल तक कैसे यहाँ पर शासन करते। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या अंग्रेज़ों की जीत हुई। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज़ों की जीत हुई। अब देखो इलाहाबाद की संधि हुई थी अब 1765 में, यह काफ़ी शर्मनाक संधि हुई थी। देखो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत 2 संधि आती हैं। अंग्रेज और मुगलों के बीच जो संधि हुई वो हुई 12 अगस्त 1765 में। इसमें क्या बताया गया? इसमें यह कहा गया कि पूर्णतः बिहार, उड़ीसा, बंगाल के क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हो गए, पूरे प्राप्त हो गए, और 26 लाख पेंशन मुगलों को दिया जाएगा। ये इलाहाबाद की संधि में बताया गया। ठीक है, और इसके बाद देखो अंग्रेज और अवध के बीच में भी संधि हुई। देखो ये मुगल की बात हुई और ये किसकी बात हुई? अवध की बात हुई। 16 अगस्त, अवध मतलब अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। ठीक है, तो 16 अगस्त 1765 को ये एक संधि हुई जिसमें कहा गया कि 50 लाख जुर्माना देना पड़ेगा अवध के नवाब को। मतलब ये समझ लो कि मीर कासिम ने इनको पूरा डुबा दिया था। इन्होंने साथ देख के बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब मतलब ये जो क्षतिपूर्ति हुई है अंग्रेजों को, इसके लिए अब अवध के नवाब को 50 लाख जुर्माना देना होगा। और 1765 में बंगाल का नवाब कौन बना? नजमुद्दौला बना 1765 में। क्योंकि अब कौन बनेगा? क्योंकि अब तो उसकी मृत्यु हो गई है ना, मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई थी। हम लोगों ने पहले पढ़ा भी, मीर जाफ़र की मृत्यु हुई थी 1765 में। उसके बाद कौन बना था? नजमुद्दौला बना बंगाल का शासक। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो लगान वसूलने के लिए कंपनी ने क्या किया? बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। लगान वसूलने के लिए कंपनी ने नियुक्त किया था। और इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का गवर्नर था। एक बात याद रखेंगे, जो हमारा प्लासी का युद्ध है वहाँ पर अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और लेकिन जो बक्सर का युद्ध था वहाँ पे कौन था? हेक्टर मुनरो था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। ये क्या था कि जैसे देखो जो भी ये था द्वैध शासन था, इसमें 2 प्रकार से थे। एक तो हमारे प्रशासन, एक तो हमारा खर्चे वाला। तो खर्चे वाला काम कौन देखता था? ये देखते थे नवाब। और जो बाकी सब जो कहाँ लगाना है, क्या बनवाना है, ये सब कौन देखता था? ये देखते थे हमारे अंग्रेज लोग। तो इससे बंगाल काफ़ी परेशान थे, नवाब काफ़ी परेशान थे इस चीज़ से। द्वैध शासन के समय ही 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था, और अकाल के समय कार्टियर बंगाल का गवर्नर था, और वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो द्वैध शासन को 1772 में समाप्त कर देते, क्योंकि इसमें काफ़ी परेशान थे लोग, क्योंकि नवाब भी परेशान था। खर्चे वाला काम था वो नवाब के अंदर में था। जो भी खर्चा हो भैया लाओ 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 लाओ। और उड़ाने वाला काम कौन कर रहे थे? अंग्रेज वाला कर रहे थे, कहाँ किसको देना है। वसूलने का काम कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। लेकिन जब खर्चे वाली बात आए तो कहाँ पे ये किसके पास था? ये अधिकार था नवाब के पास। तो ये द्वैध शासन यही था, और इसको समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, ये आपका पूरा समाप्त होता है बंगाल के शासक। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही कम समय में मैंने जल्दी बताया, और इसे आप 1-2 बार और देखेंगे तो जो आप छूट गई होंगी चीज़ें वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।